तो जी। 2024 में सेंधमारी होने का सबसे बड़ा कारण था 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार थी 17 महीने की, उसमें जातीय जनगणना बिहार में कराया गया था। सबसे अधिक अगर बिहार में पार्टी देखिए, अगर 100 से ज़्यादा पार्टियां अगर देखिएगा तो उसमें से ईबीसी की पार्टियां बहुत ज़्यादा होगी। और ये सब मिल करके अगर ये सोच रहे हैं कि 36% हम हैं, हमको अधिकार नहीं मिला, बार-बार ये कहा जा रहा है कि कुर्मी को दे दो ना, कुशवाहा को दे दो ना, यादव को दे दो ना, तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है। आपको पता होगा, सीटों को लेकर आदान प्रदान भाजपा और जदयू के बीच शुरू हो चुका है। इसको लेकर जहां बाकी एनडीए के घटक दल नाराज हैं, वहीं बेचैनी महागठबंधन की भी बढ़ गई है। खासतौर पे तब जब मुकेश सहनी सरीखी जो पार्टियां हैं, उनको भाजपा अपने पाले में करने की तैयारी भी कर रही है। अब खबर आ रही है कि जातीय गणना के बाद भाजपा बिहार में संपूर्ण कंप्लीट डोमिनेंस चाहती है। वो चाहती है कि चुनाव में कोई भी कमी रह न जाए। इसको लेकर लगातार स्क्रिप्ट भाजपा चेंज करती जा रही है। नीतीश के साथ क्या करना है, उसको लेकर भी एक रणनीति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी एक साझा प्रयास करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार को बिहार में रिप्लेस किया जाएगा? क्या जातीय गणना का श्रेय देकर नीतीश कुमार को इससे बड़ी कुर्सी जीत दी जाएगी? क्या भाजपा जातीय गणना के नाव पर सवार होकर बिहार में अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? चिराग पासवान क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात कि आखिर नरेंद्र मोदी और भाजपा जो जातीय गणना का इतना विरोध कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो एकाएक जातीय गणना करने की तैयारी क्यों करते हैं? देखिए, हमारे साथ बाबा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं पहले आपको मुख्य भूमिका दे दूं। आरएसएस प्रमुख और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद इन सभी का रास्ता खुला है। जातीय गणना की शुरुआत दरअसल नागपुर में ही हुई है। पुख्ता खबर हमें जानकारी मिली है। पिछली बार बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2015 के, मोहन भागवत का एक बयान आया था, जिस बयान की वजह से पूरे चुनाव का रुख बदल गया था। आरक्षण को लेकर पुनर्विचार करने को जब उन्होंने कहा चुनाव के बाद, तो पूरा चुनाव ही भाजपा के लिए घातक हो गया था। भाजपा की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और महागठबंधन ने बिहार में सरकार बनाई थी। अब क्या नागपुर ओवर कंपनसेट कर रहा है? क्या आरएसएस ये मानकर चल रहा है कि बिहार जीतने का अब केवल एक ही रास्ता है, बिहार की जातीय गंगा में एक डुबकी लगा लेना? खैर, बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा, जी। कहाँ शुरू हुई, स्क्रिप्ट कब बदली, आरएसएस कैसे इस जातीय गणना में इन्वॉल्व है, और कैसे बिहार में सरकार बनाने की रणनीति नीतीश को स्वेच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट देने की तैयारी कर रही है भाजपा? नमन जी, सबसे पहले इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले और इन तथ्यों को जानने से पहले हम आपको बधाई देंगे, क्योंकि आज से करीब 15-20 दिन पहले मैं आपके साथ एक खबर कर रहा था पंचनामा में। तब आपने कहा था कि 26-27 ऐसे एजेंडा हैं जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव से पहले लेकर के आएगी जी। और वो धीरे-धीरे करके लेके आएगी। जी। चौंक जाएंगे एनडीए के गठबंधन के दल और महागठबंधन के दल भी। जी। आज बिल्कुल उसी तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। जिस जातीय जनगणना की हम चर्चा करने बैठे हैं, या जिस जातीय जनगणना की चर्चा इतना ज्यादा पिछले 30 तारीख से लेकर के अब तक हो रही है कि सारी परिस्थितियां, सारे दुख, सारे महंगाई, बेरोजगारी सब भूल गए हैं लोग। सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है और वो है जातीय जनगणना की। विपक्ष भी मोदी में हो गया है। बिल्कुल नमन जी, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जो विपक्ष मुद्दा आधारित राजनीति नहीं कर पा रहा है, नहीं घेर पा रहा है केंद्र और राज्य की सरकार को, वो विपक्ष जातीय जनगणना के पीछे दीवाना बन करके घूम रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। ये भी भूल जा रहे हैं विपक्ष के लोग कि अब जी। उनके पास, अब भाजपा के पास अगर राम मंदिर का मुद्दा अब नहीं रहा, तो उनके पास भी जातीय गणना का मुद्दा अब नहीं रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कहे तो कि ये सारी चीज़ें, और आप एक बात समझिएगा कि 2024 के चुनाव में जो आपने मंथन किया था, हम लोग बैठ करके जो चुनाव के बाद की आखिर विधानसभा वाइज़ किस दल को कितना बढ़त मिला, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने देखा, वो ये देखा कि इसमें जदयू का ग्राफ बढ़ा हुआ था। जी, जदयू सबसे राजद से भी ज्यादा। बिल्कुल, और उसके पीछे का कारण आप समझिए। और दूसरी तरफ जीरो पर बोल्ड होने वाली 2019 में 4 सीटें लेकर के आ जाती है और पूरा महागठबंधन 9 सीटें जीत करके आता है, एक निर्दलीय को जाता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो वोट बैंक थे, उसमें सेंधमारी हुई थी।
तो जी 2024 में सेंधमारी होने का सबसे बड़ा कारण था 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार थी 17 महीने की, उसमें हम्म, जातीय जनगणना बिहार में कराया गया था। लोगों को ये पता था कि हमारी जाति कितनी है और जी इसका फायदा आप समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं रेज कर रहा हूं कि लॉकुस की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को कहा जाता है, जी लेकिन लॉकुस की पार्टी को हराने के लिए और उसका वोट बैंक अपने कब्जे में करने के लिए इस जातीय जनगणना का ही आधार बना करके तेजस्वी यादव ने तीन तीन कुशवाहा समाज के नेताओं को उम्मीदवार बनाया और उसमें से एक जीत करके भी आ गए। जी ये सबसे जी बड़ी बात थी। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरएसएस, आपको ये भी याद होगा कि आरएसएस को लेकर के क्या बयान दिया था जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम खुद हम्म, कैपेबल हैं चुनाव लड़ने के। पर बिल्कुल नतीजा आपके सामने था। उसके बाद बिल्कुल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिश्तों की जो बात थी, उस रिश्तों को लेकर के कहा जाता खटास आ गई है। लेकिन इस मंथन के बाद जो सबसे पहले आपने इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत में कहा कि 2015 में मोहन भागवत के ही एक बयान को लेकर के कोट करके कहीं ना कहीं महागठबंधन ने एक बड़ा लैंडस्लाइड किया था। हम्म, तो इसको लेकर के एक बार फिर से मोहन भागवत उस 2015 वाली बात को 2025 में रिटर्न करना चाहते हैं। नागपुर से होता हुआ ये जो मामला है, वो एजेंडों का एक बड़ा सा कुनबा जो कहा जाए या फिर पोटली कहिए, तो लेकर के दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई और उस बातचीत के पीछे का जो तर्क था, तथ्य था, उसमें कुछ आंकड़े थे नमन जी। सबसे बड़ा आंकड़ा यह था कि 2015 में आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। अकेले क्या मतलब, नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। उसके साथ चिराग पासवान भी थे, जिनका एक अच्छा जनाधार कहा जाता है, रामविलास पासवान उसमें जीवित थे। उसके बाद जीतन राम मांझी, जो कि नीतीश कुमार से विद्रोह करके उस खेमे में गए थे। जी एक साल पहले आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा तीन तीन लोकसभा की सीटें जीत करके आए थे। नई जी पार्टी बना करके उन्होंने इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। लेकिन ये जी वो नहीं कर पाए जो भारतीय जनता पार्टी कर पाई। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था नमन जी, भले ही 2010 के चुनाव में 91 सीट लाया था और 2015 का चुनाव उसमें 53 सीट लाया था, लेकिन वोटों का प्रतिशत आप देखिएगा ना, तो वोटों के प्रतिशत जो 24% वोट लेकर के आई थी भारतीय जनता पार्टी मात्र 53 सीट पर, और इसमें बढ़ोतरी जो हुई थी वो 7.94% की हुई थी, मतलब 8% वोट बढ़े थे। तो इसके पीछे का कारण नमन जी क्या था? सबसे पहले समझना ये होगा कि इसका कारण ये था कि जो गैर यादव ओबीसी हैं, ईबीसी हैं या दलित समाज से आते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद के साथ चले जाते हैं तो उनके अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाएगा। जो जिस तरह से एग्रेसिव राजनीति 2005 से पहले किया करती थी, जिसकी चर्चा आज भी नीतीश कुमार जब अलग रहते हैं तो कहते हैं कि लालू प्रसाद क्या करते थे 2005 से पहले, तो ये समाज डर जाते हैं। और यही कारण था कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी अलग हुई तो खुल करके ओबीसी और ईबीसी ने इनको वोट किया। एक वोट बैंक इनके साथ जुड़ गया था, जो वोट बैंक 2015 के बाद 2019 में भी कंटिन्यू किया और यही वोट बैंक 2020 में भी कंटिन्यू किया। आप याद कीजिएगा इस बात को जी कि 2019 में भी आपको देखिए कि बिहार में 40 में से 39 सीट जीत करके आए। 2020 में हारते हारते सरकार बनाने में सक्षम हो गए। सबसे बड़ा सेकंड पार्टी बन करके आई थी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस समाज ने वोट किया था। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिएगा कि सीधी तौर पे ये बात 2024 में नजर नहीं आया। तो इसके पीछे का कारण क्या था कि 2023 में जातीय जनगणना बिहार में हो चुका था और भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना का विरोध किया था। आपको ये भी याद होगा कि जब डेलीगेट्स बिहार से गया था दिल्ली, तो उसके बाद सदन में क्या कुछ कहा गया था। यहीं आपके गृह राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जातीय जनगणना हम नहीं करा सकते हैं, जिनको कराना है वो अपने राज्य में जाके कराएं। इसके बाद आपको यह भी याद होगा कि नितिन गडकरी ने क्या कहा था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारिए कस के लात। बिल्कुल ये सारी बातें कहने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना जैसा एक बड़ा मुद्दा लेकर के सामने आ जाती हो, तो निश्चित रूप से वो समझ रही है कि अब वो अपने एजेंडे के आधार पर नहीं, 2024 में राम मंदिर नहीं चला,
इसके बाद आप देख लीजिए कि और भी हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं चल रहा है। तो कहीं न कहीं मुस्लिम हिंदू को जोड़ करके जो एक नया गठजोड़ बनाया जा रहा है, और जिस तरह से आप देखे होंगे जातीय जनगणना में 36% ईबीसी आ गया, जो अपने अधिकारों की बात कर रहा है। सबसे अधिक अगर बिहार में पार्टी देखिए, अगर 100 से ज़्यादा पार्टियां अगर देखिएगा, तो उसमें से ईबीसी की पार्टियां बहुत ज़्यादा होगी। कल ही मैं बात कर बिल्कुल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। एक ईबीसी की ही पार्टी है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, जिसके विद्यापति चंद्रवंशी कर्ता धर्ता हैं, उसके अध्यक्ष हैं। एजेपीआर। जी, उन्होंने साफ तरीके से ये बात कहा। आप अभी देख लीजिए कि आईपी गुप्ता अति पिछड़ों की ही पार्टी बना करके आए हैं। भले ही वो कहें कि माने दलित समाज से आते हैं, लेकिन हैं तो आज के डेट में अति पिछड़ा ही पार्टी, जब बिल्कुल से उनका आरक्षण छिन गया वीवीआईपी है। तो एक अति पिछड़ा की बड़ी पार्टी इनकी हो गई। मुकेश सहनी को आप देख लीजिए, अति पिछड़ा की ही पार्टी है। ऐसे कई दल हैं। ऐसे 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 पृथ्वी माली भी हैं, जी उनकी भी बिल्कुल, बीजेपी है। जी बिल्कुल। इस तरह से पार्टियों की एक बड़ी बाढ़ आ गई है, और ये सब मिल करके अगर ये सोच रहे हैं कि 36% हम हैं, हमको अधिकार नहीं मिला। बार-बार ये कहा जा रहा है कि कुर्मी को दे दो ना, कुशवाहा को दे दो ना, यादव को दे दो ना, तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? इसको लेकर बिल्कुल के जो बिल्कुल। माहौल बना है, इस माहौल को कल के एक बयान जो आया है अश्विनी चौबे का, वो बड़ा चौंकाने वाला बयान है नमन जी। जी जी अश्विनी चौबे ने कहा है कि अब जो आने वाला समय है, उसमें नीतीश कुमार जी को ऊपर भेजा जाएगा, और बिल्कुल बिहार में माने अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी समझ लिए कि चिराग, ये जो बाकी के लोग थे, सम्राट चौधरी और बाकी के लोग जो इस इंतजार में हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी उन लोग का जी सबका समय खत्म हो गया। जी सीधी जी। तौर पे एक तो ये बात होती है नमन जी, दूसरा चिराग पासवान इन वेटिंग है, उपेंद्र कुशवाहा वेटिंग में है, जी जी नित्यानंद राय वेटिंग में है, सम्राट चौधरी वेटिंग में है। वेटिंग लिस्ट तो बहुत लंबी है बाबा। लेकिन अति पिछड़ा में इसमें कहाँ वेटिंग में है? हम्म। अति पिछड़ा में कहीं नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये प्रेम होती है। कुमार काफी दिन पहले वेटिंग में थे, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट से जी बाहर हो जी गए। जी। तो जब 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 ये बात अश्विनी चौबे ने कही, तो मेरा सबसे पहला ध्यान प्रेम कुमार की तरफ ही गया था बिल्कुल, कि दोनों का एक आपस में पड़ता भी है। जी। और लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम कुमार की अब उम्र नहीं रह गई है। प्रेम कुमार जी 70 से जी ऊपर के हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में उनको काफी परेशानी भी होती है, माने आम जीवन में। तो जी इन सारी बातों के साथ साथ नमन जी, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिसको लेकर के हम लोग आज चर्चा करने के लिए आए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट को लेकर के आप निश्चित रूप से कई बार विश्लेषण कर चुके हैं। आपको ये पता होगा कि राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव से भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। कांग्रेस जातीय समूहों में जब घुस गई, जी तो इससे भाजपा को बेचैनी बढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि जब तक हिंदू एकजुट रहेगा, तब तक तो वो वोट भाजपा को ही करेगा। जी भाजपा जी कोई ना कोई टिकड़म लगा लेगी। और जी वो ये भी जानती है कि जब भाजपा की जब जातियों में अलग अलग समूहों को कांग्रेस अपनी तरफ भुनाने लगेगी, जी। तो फिर भाजपा का द एंड हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी सुलझी हुई पार्टी, जिसको कहा जाता है कि वो उसकी एक अलग आइडियोलॉजी है, हाँ, तो है। हम आप चर्चा करते हैं कि अनुशासित पार्टी है, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार वेटिंग में है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्यों है नमन जी? इसके पीछे का कारण जरूर होगा ना, कुछ ना कुछ तो बड़ा कारण जरूर होगा। आरएसएस बिल्कुल। लगातार दबाव बनाना शुरू कर चुकी है, और आरएसएस का मानना ये है कि अब जिस रास्ते भारतीय जनता पार्टी चल रही है, 10 साल के बाद बदलता है, हमारे यहाँ बुजुर्ग कहा करते थे। लेकिन संजोग था कि गिरते-गिरते अचानक से नीतीश कुमार के आने और चिराग पासवान के बेहतर प्रदर्शन करने के कारण भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ गई। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय के लिए जो 2025 में एकमात्र बिहार में ही चुनाव होने वाला है, लेकिन इसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव को बिहार से कैसे गाइड किया जाए और बिहार में बेहतर प्रदर्शन करके कैसे उसका एक मिसाल पेश किया जाए, इसके पीछे लगी है। क्योंकि झारखंड तो हार ही चुकी है। आप देखे होंगे कि झारखंड में क्या स्थिति हुई, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार नहीं बना पाई, वहाँ जी महागठबंधन की सरकार बन गई। इसके बाद आप देखिए कि सीधे तौर पे जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एक बात समझ रही है कि बिहार में उसके लिए ये अंतिम चांस होगा। अगर इस बार वो अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल नहीं हुई, या सत्ता में आने में किसी तरह की चूक हो गई, क्योंकि जो आप सर्वे रिपोर्ट नमन जी देख रहे हैं, उस सर्वे रिपोर्ट पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जी जो परिस्थितियां हैं वो एकदम नेक टू नेक फिनिश हो रहा है। 2020 से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में महागठबंधन नजर आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन में अब मुकेश सहनी के जाने से उसके वोट का ग्राफ बढ़ा है। जी जो जो सर्वे आपने बताया था, उस सर्वे के हिसाब से 28% राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत करके आ रहे हैं, 25% जदयू के जीत करके आ रहे हैं, और भाजपा का ग्राफ गिरा है, 16% जीत के आ रहे हैं। अब समझिए इस बात को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये आकलन करने आप बैठिएगा,
तो सीटों के आकलन करने में जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से 2015 वाली स्थिति अगर पैदा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद स्थिति होगी। लेकिन ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का गिरता नजर आ रहा है और कांग्रेस के साथ साथ जदयू का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2024 में भी ये देखने को मिला और 2024 में जहां एक तरफ कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया वहीं नीतीश कुमार ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, उसमें चिराग पासवान को आप जोड़ सकते हैं। उससे भी बड़ी बात कि जो ईबीसी के जो ये दल बने हैं, जैसे आप आईपी गुप्ता की बात कर लीजिए। आईपी गुप्ता अगर डैमेज करते हैं, किसको डैमेज करेंगे? सीधी तौर पे वो एनडीए गठबंधन को डैमेज करेंगे क्योंकि अब तक उनका वोट जो है उनके समाज का जाता रहा है एनडीए गठबंधन को। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, नाराजगी उनकी किन से है? तो नीतीश कुमार से और नरेंद्र मोदी से। तो ऐसी स्थिति में अगर वो विरोध में आ जाते हैं तो क्या होगा? इसके साथ साथ और भी कई दल हैं जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी आधी स्क्रिप्ट, आपने कहा था कि 26-27 ऐसे एजेंडा हैं जिसको लेकर के आएगी, जिसमें से आधी स्क्रिप्ट ही अभी आई है। स्क्रिप्ट का एक समझिए कि मैंने 5% 10% हिस्सा अभी आया है, जिसमें जातीय जनगणना भी आया है। अब ऐसे में नीतीश को रिप्लेस करने का जो प्लान अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है और आरएसएस जो सर्वे एजेंडा देख करके जो अपना प्लान चेंज कर रही है, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी नाराजगी बढ़ेगी और नीतीश दबाव बनाना भी शुरू कर चुके हैं। आपने शुरू में कहा जातीय जनगणना की बात, तो जातीय जनगणना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अब हो गया है। नीतीश कुमार तो जातीय जनगणना के हीरो हैं, ये तो पूरा देश जानता है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जातीय जनगणना कितना ज्यादा फायदेमंद लेकर के आइएगा? वो तो पहले से उसके हीरो हैं, जिसका फायदा भी उनको मिलता आ रहा है। जैसे वो क्रेडिट नहीं लेने देंगे, वो बिल्कुल नहीं लेने देंगे, किसी कीमत में नहीं लेने देंगे। वो तो आप समझिए ना, नौकरी वाला। और भाजपा को भी उन्हीं को क्रेडिट देना होगा। बिल्कुल। अब ये तो तय है ना नमन कि आप 20 साल के अपने शासनकाल में बल्क में कब आपने बहाली किया? कभी नहीं किया। तेजस्वी के आने के बाद ही ना किया। तेजस्वी जैसे अगस्त में आए, आपने 15 अगस्त को घोषणा कर दिया कि अरे ये तो 10 लाख बोल रहे थे, हम तो 20 लाख कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये सबने सुना है। तो ऐसी स्थिति में चलिए उस क्रेडिट को भी नीतीश कुमार ने अपना लिया। अब सीट शेयरिंग का समझौता और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का जो मुद्दा है, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रहा है। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? चिराग पासवान ने जो कह दिया है कि 2030 में वो खुद आएंगे, इसके भी मायने कई होंगे। यानी कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चल रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आवे। हम तो ये कह सकते हैं ना कि चिराग पासवान काहे चाहेंगे कि वो दूसरा कोई बन जाए। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी का एक प्लॉट तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें सीधे तौर पे देखा जाए तो एक बात कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रही है कि जो भी एजेंडा चलाया जा रहा है और जिस एजेंडे की बात की जा रही है, उस एजेंडे में एक बात पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल करके अगर कुछ ऐसा प्लान बनाती है तो उसका नतीजा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हक में जाए, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। राजनीति में कभी भी मुद्दे बदल जाते हैं और सियासत में कभी भी दोस्त और दुश्मन बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आरएसएस का जो एजेंडा है, ये कहीं ना कहीं जमीन पर तो आ गया है। अब इसके परिणाम क्या होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। दर्शकों, आपने सुना भाजपा जिन भी एजेंडों पर पहले काम करने की कोशिश करती है, अगर वो एजेंडे सफल होते हैं तो भाजपा उस पर आगे बढ़ती है। अगर नहीं सफल होते हैं तो वो उन रास्तों को छोड़कर नए रास्तों की तलाश में लग जाती है। नोटबंदी से लेकर किसान बिल तक हमने भाजपा को कई बार यूटर्न लेते हुए देखा है और इसका फायदा भी भाजपा को मिलता रहा है। रिजिड होकर भाजपा किसी एक एजेंडे पर पूरी तरह कमिट नहीं करती है और अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो तुरंत रास्ता बदलने के लिए तैयार रहती है। नागपुर का हृदय परिवर्तन, जातीय गणना पर आरएसएस का मोदी को सुझाव, ये बिहार को लेकर कितनी संजीदा है आरएसएस बीजेपी, ये दर्शाता है। निश्चित ही इतनी संजीदगी केवल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हो सकती है। बिहार में भाजपा की रणनीति नीतीश कुमार से काफी आगे है। क्या कुछ सोच रही है भाजपा, धीरे धीरे हम आपको क्लियर करते चलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महागठबंधन खबर थोड़ी देर में आपको बताते हैं। बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या फैसले हुए, किन रणनीतियों पर बातचीत हुई, ये सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।